साल 2014 में नरेंद्र मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद शिक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार के उन प्रमुख मंत्रालयों में शामिल रहा है जहां नेतृत्व में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिले। इस अवधि में स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक और धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रालय की कमान संभाली। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि आखिर शिक्षा मंत्रालय में स्थिर नेतृत्व क्यों नहीं बन पाया। ये बहस केवल मंत्रियों के बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली, संस्थागत सुधार, राजनीतिक प्राथमिकताओं और वैचारिक बदलावों तक भी पहुंच गई है। हालिया घटनाक्रम की शुरुआत नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों से हुई। इस मुद्दे पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू होकर देश के कई हिस्सों में फैला। आंदोलन के दौरान शिक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग प्रमुख रही। विरोध के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा और अंततः उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व और पिछले एक दशक की नीतियों पर व्यापक चर्चा, बहस शुरू हो गई है। मोदी सरकार के लगभग 12 वर्ष के कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय एक ऐसा प्रमुख विभाग रहा जहां 4 अलग अलग मंत्रियों ने जिम्मेदारी संभाली। इसके विपरीत गृह, वित्त, रक्षा, विदेश और स्वास्थ्य जैसे अहम मंत्रालयों में अपेक्षाकृत स्थिरता देखने को मिली। यही कारण है कि शिक्षा मंत्रालय में लगातार हुए बदलावों को केवल प्रशासनिक फेरबदल नहीं, बल्कि व्यापक राजनीति और नीतिगत संदर्भ में भी देखा जा रहा है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्मृति ईरानी को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। उस समय उनकी नियुक्ति को लेकर राजनीतिक बहस भी हुई, क्योंकि उनकी शैक्षणिक योग्यता को विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। हालांकि सरकार ने उनका बचाव करते हुए कहा कि नेतृत्व क्षमता केवल डिग्री से तय नहीं होती। स्मृति ईरानी के कार्यकाल में नई शिक्षा नीति पर प्रारंभिक स्तर पर काम शुरू हुआ। इसी दौरान उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़े कई विवाद भी सामने आए, जिनमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विवाद, रोहित वेमुला की आत्महत्या का मामला, उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर उठे प्रश्न प्रमुख रहे। इन घटनाओं के कारण उनका कार्यकाल लगातार राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा। बाद में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उन्हें शिक्षा मंत्रालय से हटाकर वस्त्र मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई। उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर को शिक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी गई। उन्हें कंपैरेटिवली शांत और संगठनात्मक शैली वाले नेता के रूप में देखा जाता था। उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना हुई, जिसे प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया। इसी अवधि में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जैसी पहल भी शुरू की गई। हालांकि उनके कार्यकाल में भी विवाद कम नहीं रहे। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप सामने आए, जिसके बाद कुछ परीक्षाओं को दोबारा कराने का निर्णय लिया गया। इस फैसले के विरोध में भी छात्रों ने प्रदर्शन किए। पुलवामा हमले के बाद देश के कुछ हिस्सों में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल भी इसी अवधि में चर्चा का विषय बने। साल 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ रमेश पोखरियाल निशंक को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करना माना जाता है। लगभग 34 वर्षों बाद देश को नई शिक्षा नीति मिली, जिसमें बहुभाषी शिक्षा, कौशल विकास, प्रारंभिक शिक्षा में सुधार, लचीला पाठ्यक्रम और शिक्षा व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए। सरकार ने इसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार बताया। हालांकि नीति को लेकर कई राज्यों, शिक्षाविदों और विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर शिक्षा के अधिक केंद्रीकरण और वैचारिक प्रभाव बढ़ाने के आरोप भी लगाए। रमेश पोखरियाल के कार्यकाल में कोविड-19 महामारी के दौरान जेईई और नीट जैसी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराने का निर्णय भी विवाद का विषय बना। बड़ी संख्या में छात्रों और अभिभावकों ने महामारी के बीच परीक्षा कराने पर आपत्ति जताई और मामला न्यायालय तक पहुंचा। अंततः सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद परीक्षाएं आयोजित की गईं, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंच नहीं पाए, जिससे सरकार की आलोचना हुई। इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक अपने कुछ बयानों को लेकर भी चर्चा में रहे। बाद में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने पद छोड़ दिया।
साल 2021 में धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई और इससे पहले वो पेट्रोलियम मंत्री रह चुके थे और संगठन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कई अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय भी वो संभाल चुके थे, जैसे कि स्टील। उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया तेज हुई। मातृभाषा में शिक्षा, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने पर विशेष जोर दिया गया। हालांकि 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर तमिलनाडु सरकार और केंद्र के बीच लंबे समय तक मतभेद बने रहे। राज्य सरकार ने इस नीति को हिंदी थोपने की कोशिश बताया, जबकि केंद्र सरकार का कहना था कि इसका उद्देश्य भाषाई विविधता को बढ़ावा देना है। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल का सबसे बड़ा विवाद नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं का रहा। इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के व्यापक विरोध को जन्म दिया। परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली और शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठे। लंबे समय तक चले आंदोलन और राजनीतिक दबाव के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। इसके साथ ही वो भी उन शिक्षा मंत्रियों की सूची में शामिल हो गए जिनका कार्यकाल विवादों के बीच ही खत्म हुआ। शिक्षा मंत्रालय में लगातार बदलावों को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की अलग अलग राय है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा, संस्कृति, सूचना एवं प्रसारण जैसे मंत्रालय केवल प्रशासनिक विभाग नहीं हैं, बल्कि देश की वैचारिक दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण मंत्रालय माने जाते हैं। इसलिए इन मंत्रालयों में लिए गए निर्णय अक्सर राजनीतिक और वैचारिक बहस का विषय बन जाते हैं। दूसरी ओर कुछ विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी मंत्री की नीतिगत स्वतंत्रता सीमित होती है और बड़े फैसले सरकार के व्यापक एजेंडे के अनुरूप लिए जाते हैं। ऐसे में अलग अलग मंत्रियों की कार्यशैली भले अलग अलग रही हो, लेकिन नीतियों की मूल दिशा काफी हद तक समान रही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस पूरे दौर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में गिनी जाती है। सरकार का दावा है कि इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक लचीला, बहुभाषी, कौशल आधारित और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाना है। वहीं इसके आलोचकों का तर्क है कि नीति के कई प्रावधानों पर राज्यों, शिक्षाविदों और शिक्षा विशेषज्ञों के बीच पर्याप्त सहमति नहीं बन पाई और इसके क्रियान्वयन में कई व्यवहारिक चुनौतियां सामने आईं। इस अवधि में शिक्षा के बजट को लेकर भी बहस तेज हुई। विभिन्न रिपोर्ट्स में यह उल्लेख किया गया कि केंद्रीय बजट में शिक्षा मंत्रालय की हिस्सेदारी समय के साथ घट रही है। आलोचकों का कहना है कि यदि शिक्षा सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश भी उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए। वहीं सरकार का पक्ष है कि केवल बजट का आकार ही सुधारों का पैमाना नहीं होता, बल्कि संसाधनों के प्रभावी उपयोग, तकनीकी सुधार, डिजिटल शिक्षा और संस्थागत बदलाव भी उतने ही जरूरी हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में नियुक्तियों, पाठ्यक्रमों और शोध विषयों को लेकर भी समय समय पर वैचारिक बहस होती रहती है। कुछ शिक्षाविदों और राजनीतिक विश्लेषकों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों और शैक्षणिक प्राथमिकताओं पर वैचारिक प्रभाव बढ़ा है। दूसरी ओर सरकार और उसके समर्थकों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में लंबे समय से आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा, मातृभाषा और स्थानीय संदर्भों को अधिक महत्व देना उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। कुल मिलाकर साल 2014 से अब तक शिक्षा मंत्रालय का सफर उपलब्धियों, सुधारों, विवादों, राजनीतिक बहसों से भरा रहा। 4 अलग अलग मंत्रियों ने अलग अलग परिस्थितियों में मंत्रालय का नेतृत्व किया, लेकिन प्रत्येक कार्यकाल किसी न किसी बड़े विवाद या चुनौती की भेंट चढ़ा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनटीए की स्थापना, परीक्षा सुधार, डिजिटल शिक्षा, बहुभाषी शिक्षा जैसे कदम इस अवधि की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल रहे। वहीं परीक्षा विवाद, विश्वविद्यालयों से जुड़े मुद्दे, बजट, नीति क्रियान्वयन और वैचारिक मतभेद लगातार चर्चा का विषय बने। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह बहस एक बार फिर तेज हो गई कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में स्थिर नेतृत्व, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और दीर्घकालिक सुधारों के बीच बेहतर संतुलन कैसे स्थापित किया जाए।